Start recording. कहाँ गया? मिल गया। स्लाइड से ज्यादा फोकस मेरी बातों पर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि इस क्लास में मैं मॉडर्न हिस्ट्री में आगे बढ़ने वाला हूं, सही सोच रहे हो, लेकिन उससे पहले मैं कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री आपको 45 टू 50 मिनट्स के अंदर रिवाइज करवाने वाला हूं। उसके बाद यदि मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इस क्लास को हम रिवीजन के साथ ही खत्म करेंगे। जिन भी बच्चों को मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही थी कहानी कनेक्ट करने में, मैं पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वापस से रिपीट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो नोट्स की तरफ ध्यान से देखेंगे, बातों को सुनेंगे और थोड़ा बहुत इमेजिनेशन करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, मॉडर्न हिस्ट्री तुम्हारी बेसिकली स्टार्ट होती है जब औरंगजेब की डेथ होती। जब तुम्हारा ये औरंगजेब मरता है 1707 में, तब आपकी मॉडर्न हिस्ट्री एक्चुअल में स्टार्ट होती। ठीक है, तब आपकी मॉडर्न हिस्ट्री एक्चुअल में स्टार्ट होती है। उससे पहले हम एक टॉपिक देखते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। उससे पहले हम एक टॉपिक देखते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। नाउ व्हाट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस? एडवेंट मतलब आना जाना, यूरोपियंस मतलब वो जो यूरोप वाला हमारा कॉन्टिनेंट है, उनके देशों की चर्चा मैं यहां पर कर रहा हूं। देखो भैया, हमारा जो भारत देश है, ठीक है, सिर्फ मेरी बातें सुनना ध्यान से, बहुत मजा आएगा आपको। हमारा जो भारत देश है वो कई सदियों से आपकी वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूरोप वगैरह हो गई, या इधर आपका नॉर्थ ईस्ट में चाइना वगैरह हो गया, इनसे काफी टाइम से इंडिया ट्रेड करता हुआ आ रहा था, चाहे वो मसालों की हो या फिर अदर रिसोर्सेस की हो। जिसकी वजह से जायज सी बात है भैया, जब भारत अपना सामान बेचेगा तो बाहर वाले उसको कुछ पैसा देंगे। अब पैसा देंगे तो इंडिया धीरे 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 बनता गया सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, यानी इंडिया के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया। और इंडिया को एक टाइम पर सोने की चिड़िया भी बोला जाता था, दैट इज इंडिया को गोल्डन स्पैरो भी बोला जाता था। इसके तीन महत्वपूर्ण रीजन थे, दैट इज इंडिया के अंदर शुरू से ही नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा थे एंड इंडिया इज वेरी मच रिच इन स्पाइसेस। ठीक है, यूरोप वगैरह में आपको एक चीज अच्छे से पता है कि यार स्पाइसेस की बहुत ज्यादा नीड होती है, बिकॉज वहां पर क्लाइमेट, वहां का जो टेम्परेचर है वो स्पाइसेस के प्रोडक्शन के लिए उतना ज्यादा सुटेबल नहीं है जितनी भारत की क्लाइमेट, भारत की जलवायु है। तो इसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गुड्स काफी समय से चलता हुआ आ रहा था। इसी वजह से आप देखेंगे इंडिया इज हैविंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इन्वेजन। जायज सी बात है, जहां पर रिसोर्सेस होंगे, जहां पर पैसा होगा, दुनिया की नजर वहां पर आएगी। रिसेंट एग्जांपल ले लो, यूएस वर्सेस वेनेजुला। यूएस वर्सेस वेनेजुला सबसे ज्यादा रिसेंट एग्जांपल है आपका। 18% पूरे वर्ल्ड का लगभग 17 to 18% जो आपका क्रूड ऑयल है वो वेनेजुला के पास है। और पता है, सबको लग रहा है कि यूएसए ने पेट्रोल के लिए वेनेजुला पर अटैक किया। काम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यूएसए ने अटैक किया बिकॉज ऑफ पेट्रोल डॉलर। पेट्रोल डॉलर, अब ये क्या है ये मैं तुमको बाद में समझाऊंगा। और एक चीज सुन लो, भविष्यवाणी है ये मेरी, चाइना इज गोइंग टू कैप्चर ताइवान। ठीक है, आज कितनी तारीख है? 13 तारीख। कुछ महीने बाद तुमको ये बात सत्य होते हुए देखने को मिलेगी। ऑलराइट, चाइना इज गोइंग टू कैप्चर ताइवान। कैसे करेगा वो देखना तुम। ठीक है, करने वाला है, बस इतना समझ जाओ, अंदर की खबर। ठीक है, चलिए भैया, पॉइंट नंबर 2, मॉनसून उस टाइम पर डिस्कवर हो गया था। सर मॉनसून की डिस्कवरी का ट्रेड से क्या लेना देना है? भाई सबसे पहले मॉनसून आपका डिस्कवर किसने किया? हिपोलस नाम के व्यक्ति ने 47 एनो डोमिनी में, एडी में। ठीक है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड को एक बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिला। रीजन बीइंग, लोग मॉनसून के साथ साथ आते थे और मॉनसून के साथ साथ चले जाते थे।
ठीक है, तो मॉनसून की डिस्कवरी ने इंटरनेशनल ट्रेड को एक पुश दिया, जिसकी वजह से एक बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया में क्रिएट हुआ और इंडिया अपने रिसोर्सेज बाहर दे रहा है, यूरोप वगैरह में बेच रहा है और उसको उसके साथ साथ पैसा मिल रहा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया में बहुत ही सही चल रहा था, जिसकी वजह से भारत को बोला गया गोल्डन स्पैरो। और ये पता है किसने बोला था? ऊतबी नामक व्यक्ति ने भारत को बोला था कि इंडिया इज अ गोल्डन स्पैरो नाउअडेज। और हु इज ऊतबी? ऊतबी इज द हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनी। ऊतबी इज द हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनी। अब जिन बच्चों को हिस्ट्री थोड़ी सी टफ लगती है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, मेरी जान ध्यान से सुनो। आपने अभी एंशियंट बहुत कम देखा है, मेडाइवल आपने बिल्कुल भी नहीं देखा है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। तो कई बार इसमें कुछ ऐसे नाम आएंगे जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। उस केस में तुमको परेशान नहीं होना है, मैं तुमको सिर्फ रेफरेंस के लिए बताता हूं कि कल को कहीं पर भी अगर आपको देखने को मिल रहा है तो एटलीस्ट आपका सवाल गलत ना हो। आई समझ क्लियर हुआ? सो यहां से आपको 3 पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं कि भैया इंडिया को गोल्डन स्पैरो क्यों बोला गया? प्रॉस्पेरिटी थी, नेचुरल रिसोर्सेस थे, ट्रेड पहले से ही चल रहा था। उसी बीच एक एडिशनल पॉइंट क्या हुआ कि मॉनसून की डिस्कवरी हो गई थी 47 एडी में, हिपोलस नामक व्यक्ति ने की थी, और जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड को एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिला था। ठीक है, और जब ट्रेड हो रही है, नेचुरल रिसोर्सेस हैं और मॉनसून की डिस्कवरी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड को एक बूस्ट मिलता है, तो इंडिया के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारा प्यारा भारत देश सिंक बन जाता है गोल्ड एंड सिल्वर का। ऑल राइट, और इंडिया को गोल्डन स्पैरो किसने कहा था? ऊतबी नामक व्यक्ति ने, हु इज द हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनी। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब नाउ इट इज द टाइम ऑफ 15th सेंचुरी। हम 15वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। न्यू कॉम्पिटिटर्स आपके अराइज होने लगे थे, जिनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डोमिनेट करना था। और ये न्यू कॉम्पिटिटर्स कौन थे? जाहिर सी बात है भैया, यूरोपियंस थे। ठीक है, जाहिर सी बात थी, यूरोपियंस थे। लेकिन सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है 15th सेंचुरी में ये न्यू कॉम्पिटिटर्स वाला कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? क्योंकि इससे पहले जब मैं तुमको मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें तुम देखोगे कि यार मुगलों का इन्वेजन हुआ है, कि भैया मुगलों का इन्वेजन हुआ है भारत में, उन्होंने घुसपैठ की है। अब ये यूरोपियंस कहां से आ गए 15वीं शताब्दी में? तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जो तुम्हारे यूरोप वाले थे ना, जो तुम्हारे यूरोप वाले थे, ये भारत से ट्रेड करते थे दो रास्ते से। एक तुम्हारा रास्ता था मेडिटेरेनियन सी वाला, जिससे ये तुम्हारा टर्की वगैरह होते हुए, इराक वगैरह, ईरान वगैरह होते हुए ये चले आते थे भारत की तरफ। और एक भैया तुम्हारा रास्ता था ये रेड सी वाला। अब रेड सी वाले रास्ते को कोई ये नहीं समझेगा कि सर अरे उस टाइम सुएज कनाल बना था क्या? सुएज कनाल की बात मैं नहीं कर रहा। रेड सी वाले इलाके का मतलब है कि रेड सी के जो भी बॉर्डरिंग नेशंस थे, वहां से होते हुए या अरेबियन सी में पहुंचते हुए भारत आ जाते थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैप के ऊपर देखते हैं। ये मैप दिख रहा है आपको? इसको थोड़ा सा मैप के ऊपर देखते हैं कि भैया ये है तुम्हारे यूरोप वाले, इनके पास एक रूट था, ये टर्की और तुम्हारा ये ईरान वगैरह, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये भारत आ जाते थे। एक तुम्हारा ये वाला रूट था जो रेड सी बॉर्डरिंग नेशन से होते हुए अरेबियन सी में घुसते हुए भारत आ जाते थे। ठीक है, तो भैया सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ट्रेड वगैरह सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूं, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूं तो यहां पर एक्सिस्ट करता था रोमन अंपायर। रोमन अंपायर का 15th सेंचुरी में डिक्लाइन धीरे धीरे स्टार्ट हो गया और उदय होने लगा ऑटोमन अंपायर। जब भी मैं तुमको बोलूं ऑटोमन अंपायर, तुम्हारी नजर चुपचाप टर्की पर जानी चाहिए। जब भी मैं तुमको बोलूं ऑटोमन अंपायर, तुम्हारी नजर चुपचाप इस टर्की पर जानी चाहिए कि सर कहीं ना कहीं टर्की के आसपास वाले इलाके की बात कर रहे हैं, टर्की, इस्तांबुल, कुस्तुनतुनिया वाले इलाके की बातें कर रहे हैं। ठीक है, चल थोड़ा सा मैंने आपको मैप का दे दिया ओवरव्यू। तो भैया ट्रेड वगैरह सब कुछ चल रही थी और आपको अच्छे से पता है कि यूरोपियंस के लिए ट्रेड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज ट्रेड से वो जो भी रिसोर्सेस लेकर जा रहे हैं वो उनकी जरूरत है, नेसेसिटी। ठीक है, हुआ क्या कि 15th सेंचुरी में 1453 में टर्की ने, जब ऑटोमन एम्पायर का आपका उदय हो रहा था, तो टर्की कैप्चर्ड दी कॉन्स्टेंटिनोपोल। अब कॉन्स्टेंटिनोपोल जब कैप्चर होता है तो उसकी वजह से मेडिटेरेनियन सी वाला और रेड सी वाला, ये दोनों रूट्स ब्लॉक हो जाते हैं।
ये दोनों रूट्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो यहां पर भैया जरूरत पड़ी एक अल्टरनेटिव रूट की। देयर इज अ नीड ऑफ एन अल्टरनेट रूट, देयर इज अ नीड ऑफ एन अल्टरनेट रूट। और इसी में आप देखेंगे कि अल्टरनेट रूट को खोजते खोजते जब लोग भारत आते हैं और धीरे धीरे ट्रेड के बहाने, ट्रेड एस्टेब्लिश करने के बहाने उसको रूल करने की कोशिश करते हैं। यही मैंने तुमको सिखाया था पोर्तुगीज वाले में भी, यही मैंने तुमको सिखाया था डच में भी, यही मैंने तुमको बताया था फ्रेंच में भी। लेकिन पोर्तुगीज, डच और फ्रेंच के साथ प्रॉब्लम क्या हुई? इनके साथ प्रॉब्लम पता है क्या हुई? जब ये भारत में आए थे, इन्होंने ट्रेड स्टार्ट करी और जैसे ही इनको लगा कि यार थोड़ी सी मेरी पावर बढ़ रही है, इन्होंने रैपिड रैपिड एक्सपेंशन पॉलिसी का इस्तेमाल किया। इसका मतलब कि अब हम अपना फैलाव बहुत तेजी से करेंगे, जिसके चक्कर में इन्होंने ट्रेड से जितना भी अपना पैसा वैसा कमाया था, वो सारे के सारे इन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए जो भी रिसोर्सेस चाहिए होती हैं उसमें इस्तेमाल कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने यह काम नहीं किया। अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने आप को अच्छे से स्टेब्लिश किया, भारत को समझा, खूब ज्यादा ट्रेड करी, खूब ज्यादा पैसा कमाया। उसके बाद धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि स्लो एलिमिनेशन स्टार्ट किया। पहले पोर्तुगीज को मारा, फिर डच को हटाया, फिर फ्रेंच को हटाया, एंग्लो फ्रेंच वॉर। ठीक है, चलिए। तो भैया टर्की ने कैप्चर कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपोल, जिसकी वजह से ट्रेड रूट्स आपके ब्लॉक हो रहे थे। और यहीं पर बर्थ होती है रिनेसेंस की। रिनेसेंस मतलब क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग कि यार यही दो ट्रेड रूट्स क्यों, और क्यों नहीं हो सकते। और बर्थ ऑफ रेनेसेंस की वजह से जियोग्राफिकल इन्वेंशंस होते हैं, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज होती हैं, जिसमें आप देखेंगे कि इंडिया इंडिया तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्ते की खोज करते हैं वास्को डी गामा 1498 में, और क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में, जो कि एक इटालियन ट्रेवलर थे, हु वाज फंडेड बाय स्पेन, हु वाज स्पॉन्सर्ड बाय स्पेन, एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया, नीड तो थी अल्टरनेटिव रूट की, लेकिन यूरोप वाले इतना क्यों परेशान थे? तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कंडीशन ऑफ यूरोप। सबसे पहले ध्यान से समझो कि यूरोप में उस टाइम टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों की जरूरतें बढ़ेंगी। अब तुम जरूरतें पूरी कैसे करोगे भाई? तो जरूरतें पूरी करने के लिए तुम्हें रिसोर्सेस ज्यादा चाहिए, जिसके लिए लैंड अंडर कल्टीवेशन, यानी जो खेती वाली जमीन है वो आपकी बढ़ती गई। राइट। पॉइंट नंबर 2, क्यों बढ़ रही थी लैंड अंडर कल्टीवेशन? बिकॉज उनके पास इंप्रूव टेक्नोलॉजी आ गई थी, इंप्रूव फ्लो आ गया था। साथ ही साथ जब ये बात छिड़ती है, जब ये बात छिड़ती है कि यार अब हमें अगर भारत के साइड जाना है तो अल्टरनेटिव रूट खोजना पड़ेगा, अल्टरनेटिव सी रूट खोजना पड़ेगा। तो उस टाइम आर्ट ऑफ शिप मेकिंग वॉज प्रोमिनेंट, आर्ट ऑफ शिप मेकिंग वॉज प्रोमिनेंट। साथ ही साथ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ यूरोप बढ़ने लगा, ड्यू टू कि उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है। जब तक हम भारत वगैरह नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब तक एटलीस्ट कुछ डेवलपमेंट ही करते हैं ताकि हमारे लोग भूखे ना मरे। और इसी बीच साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाती है। जब क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आप एनिमल्स को अच्छे से खिला पाओगे, जब उनको अच्छे से खिला पाओगे तो मीट सप्लाई बढ़ जाएगी। अब जब तुम्हारी मीट सप्लाई बढ़ेगी तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो तुम पका के खा जाओ, या तो जो मीट है उसको प्रिजर्व कर लो। या तो पका के खा जाओ, या तो उसको तुम प्रिजर्व कर लो। अब तुम्हें प्रिजर्व करके रखना भी इंपॉर्टेंट है, अब आपको प्रिजर्व करके रखना भी इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नवंबर से फेब के टाइम पे यूरोप में बहुत ही भीषण ठंडी पड़ती है, जब आप कुछ भी नहीं उगा पाओगे, जब आप कुछ भी नहीं उगा पाएंगे, तो आपको प्रिजर्व करके भी रखना पड़ेगा। अब भैया प्रिजर्व करके रखना हो, चाहे तुम्हें पका के खाना हो, कुछ भी करना हो, उसके लिए स्पाइसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पाइसेस कहां से मिल सकते हैं? भारत से मिल सकते हैं। कहां से मिल सकते हैं भाई? भारत से मिल सकते हैं। अगर तुमको ये कहानी समझ में आ रही है ना, इसको तुम एक लाइन में मैं तुमको रिलेट करवा सकता हूं। अगर तुमको कंडीशन ऑफ यूरोप समझनी हो तो एक लाइन में, एक लाइन में, एक लाइन क्या है सर? ध्यान से समझेंगे। टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी,
तो लोगों की जरूरतें बढ़ रही थी। ठीक है, लोगों की जरूरतें बढ़ रही थी। जरूरतें बढ़ेंगी तो उसको पूरा करने के लिए तुम्हें लैंड अंडर कल्टीवेशन बढ़ाना पड़ेगा। और लैंड अंडर कल्टीवेशन क्यों सक्सेसफुल चल रहा था? बिकॉज तुम्हारे पास इंप्रूव फ्लो थे, आर्ट ऑफ शिप मेकिंग चल रही थी, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रही थी, बिकॉज तुम्हारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही थी, साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ता है, एनिमल फीडिंग बढ़ती है, तो मीट सप्लाई अपने आप बढ़ती है, क्योंकि जब तुम जानवरों को खिलाओगे तब वो तुम्हें हर एक चीज अच्छे से देंगे ही देंगे। अब मीट या तो पका लो या तो प्रिजर्व कर लो। प्रिजर्व करना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नहीं तो नवंबर से फेब के बीच में तुम्हारी जनता भूखी मरेगी। तुम्हें पकाना हो चाहे प्रिजर्व करना हो, तुम्हें दोनों के लिए स्पाइसेस चाहिए। स्पाइसेस के लिए तुम्हें ये अल्टरनेट रूट चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? क्यों भाई, समझ में आया या नहीं आया? अभी आ गया। समझ में आया? गिव मी अ सेकंड यार, ये क्या हो रहा है? प्रीति, रुस्तम, अंकुल, सोलन, बासवराज, कौशल, समझ में आ रहा है? प्रीति, यस सर। यस सर। आ रहा है ना समझ में? आना भी चाहिए यार। हाँ जी सर। चलो, नाउ एट लास्ट फिर मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिया था कि हु विल डोमिनेट इंडिया। तो पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच, ये 4 लोग आए थे। आए तो वैसे छोटे छोटे बहुत लोग थे, हमें इन 4 के बारे में ही पढ़ा। तो भैया पोर्तुगीज और इंग्लिश का मैंने तुमको बताया था कि मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया था। पोर्तुगीज के साइड का एक किंग क्वीन थी कैथरीन, और इंग्लिश के साइड का था चार्ल्स टू। इन दोनों के बीच में शादीशुदी हो गई थी, तो उसके बाद मामला वैसे ही खत्म हो गया। इंग्लिश और डच के बीच में समझौता हो गई थी स्पाइस आइलैंड्स को लेकर। डच वालों ने कहा कि ये जो मलाया आर्शिपेलागो, पूरा इंडोनेशिया, सुमात्रा वाला इलाका, ये हम ले लेते हैं, अंग्रेजों तुम ये भारत पे कब्जा करके बैठे रहो। और इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में बाद में हमने राइवलरी देखी थी, एंग्लो फ्रेंच। एंग्लो फ्रेंच जिसमें हमने 3 बैटल्स देखी थी, बैटल ऑफ सेंट थॉमस, बैटल ऑफ अम्बोर, बैटल ऑफ वांडीवॉश। तो ये थी पूरी एक छोटी मोटी समरी। उसके बाद मैंने तुमको पढ़ा था हु विल रीच फर्स्ट। तो यूरोप में भी ना 2 प्रोमिनेंट नेशंस आर स्पेन एंड पोर्तुगल। स्पेन एंड पोर्तुगल। तो पोर्तुगल के साइड से सबसे पहले जाते हैं प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी के टाइम पे जो आपके किंग थे दैट वाज पॉप निकोलस फाइव। पॉप निकोलस फाइव ने बोला कि प्रिंस हेनरी तेरे पास पूरा राइट है, आसपास जितने समुद्र हैं तू नेविगेट कर, कहीं कुछ बवाल होगा मैं देख लूंगा। तो पॉप निकोलस साहब ने प्रिंस हेनरी को दे दिया राइट टू नेविगेट। एंड प्रिंस हेनरी वाज वेरी मच ऑब्सेस्ड इन डिस्कवरिंग द न्यू सी रूट्स। इतने ऑब्सेशन में थे कि बेचारे इक्वेटर के आगे पहुंच ही नहीं पाए। इसके बाद तुम्हारे आते हैं फोंको 5, 1438 से 1481 तक, जॉन 2, 1481 से लेके 1495 तक। इनके समय पर तुम्हारा एक ट्रेवलर था इस पुर्तगाल का, बार्थोलोमो डियोस, जो केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था, अफ्रीका का जो सबसे नीचे वाला इलाका। ठीक है, केप ऑफ गुड होप तक ये पहुंचा था, और केप ऑफ गुड होप से होते होते ये मोजाम्बिक तक पहुंच गया। और जब बार्थोलोमो डियोस मोजाम्बिक तक पहुंचता है, और जब वो केप ऑफ गुड होप से आ रहा था, उस टाइम उसको बहुत ही ज्यादा समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से केप ऑफ गुड होप को उसने बोला था नेम्ड एज केप ऑफ स्टॉर्म। लेकिन बाद में जॉन 2 ने इसका नाम बदल के रख दिया केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंस हेनरी, आफ्टर दैट बार्थोलोमो डियोस, एट लास्ट मैनुअल 1 जब आपके किंग थे पुर्तगाल के 1495 से लेकर 1521 तक, तो वास्को डिगामा अब्दुल माजिद के सहारे 1498 में कैलीकट पहुंचते हैं। कैलीकट प्रेजेंट टाइम में जो तुम्हारा कोझिकोड केरला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैलीकट ये पहुंचते हैं 1498 में। इसी बीच स्पेन ने क्या किया? स्पेन फंडेड अ इटालियन ट्रेवलर, नाम था उसका क्रिस्टोफर कोलंबस, एंड क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड नॉर्थ अमेरिका। एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड नॉर्थ अमेरिका। आई समझ? क्लियर हुआ? यहां तक कहानी समझ में आई? नीड ऑफ एन जी भैया। अल्टरनेट ट्रेड रूट, कंडीशन ऑफ यूरोप कि क्यों इतनी अर्जेंट नीड पड़ी थी। नीड क्यों होती है? बिकॉज राइज ऑफ ऑटोमन एम्पायर हुआ, और वहां से कॉन्स्टेंटिनोपोल तुम्हारा कैप्चर हो गया, ट्रेड रूट पूरे के पूरे बंद हो गए। फिर ये होड़ लगी कि कौन पहले पहुंचेगा। खैर, आप सुनो ध्यान से, अब मैं तुमको आगे की कहानी बताऊं।
ठीक है, अब मैं तुमको आगे की कहानी बता रहा हूं कि यार कौन पहले पहुंचेगा। वो तुमने देख लिया। अब देखो, तुम्हारा इधर से यार सी रूट डिस्कवर हो गया, भारत पहुंचने का जो कर दिया इस वास्को डी गामा ने। उसके बाद बार्थोलोमो डियोस ने ये मोजाम्बिक और केप ऑफ गुड होप तक ये पहुंच गया था, तो एक नई चीज उसने भी बताई। और आपका ये इटालियन ट्रेवलर कोलंबस, इसने अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की डिस्कवरी कर दी। तो ये हुआ यार कि ऐसे फ्यूचर में और भी तो आइलैंड्स या कंट्रीज या नेशन आइलैंड्स डिस्कवर किए जा सकते हैं, और भी तो डिस्कवरीज हो सकती हैं। तो फिर ये बात हुई कि अगर और डिस्कवरीज होंगी तो उस पर पुर्तगाल जाएगा कि स्पेन जाएगा, वो पुर्तगाल के कब्जे में जाएगी या फिर स्पेन के कब्जे में जाएगी। इसी इसी बहस को खत्म करते हुए आपकी एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास, एंड ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास आपकी साइन होती है 1494 में, जिसमें यह कहा जाता है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है जिसमें जिसमें जो भी न्यू वर्ल्ड डिस्कवर होगा, न्यू वर्ल्ड का मतलब ये लाइन देख लो भाई, 1300 माइल्स की यहां पर और दूसरे साइड 1300 माइल्स की यहां पर। इसके लेफ्ट साइड पर अगर मैं बात करूं, इस लाइन के लेफ्ट साइड पर और इस लाइन के राइट साइड पर जो भी न्यू वर्ल्ड आपका डिस्कवर होगा जिसके बारे में दुनिया ने कभी नहीं सुना था, जैसा कि आपने कहा कि क्रिस्टोफर कोलंबस जब उसने अमेरिका डिस्कवर किया उसने नाम दिया इट इज अ न्यू वर्ल्ड बिकॉज इट इज नॉट नोन टू एनीवन। तो ऐसे जो भी आपके न्यू वर्ल्ड डिस्कवर होंगे वो जाएंगे स्पेन के साइड, और जो आपका पुराना वर्ल्ड है जो ऑलरेडी एक्सिस्ट कर रहा है, लोगों को पता है, लेकिन उस वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए, उस कंट्री स्पेसिफिक तक पहुंचने के लिए नए रास्ते की डिस्कवरी की गई। ऐसे जितने भी देश होंगे उस पर कंट्रोल होगा पुर्तगाल का। तो ये किस में कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास में 1494। तो पहली ट्रीटी जो तुम्हारे नोटबुक में होनी चाहिए, किसके किसके बीच में होती है? स्पेन वर्सेस पुर्तगाल, ठीक है, स्पेन एंड पुर्तगाल। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है कि जो भी न्यू वर्ल्ड का हिस्सा होगा स्पेन के पास, ओल्ड वर्ल्ड का हिस्सा होगा पुर्तगाल के पास। लाइन थी तुम्हारी लगभग 1300 नॉटिकल माइल्स की। आई समझ? क्लियर हुआ? इतनी कहानी क्लियर हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज की ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास क्यों हुई, ये ध्यान रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपेंड व्हेन वास्को डी गामा रीच्ड इंडिया। तो सबसे पहले देख लो कि जो पुर्तगाल वाले आए थे उनका आने का टाइमलाइन कैसी थी। 1498 में वास्को डी गामा आता है, 1500 में 1500 में पेड्रो एल्वरास कैब्रल आता है, 1505 से 1509 तक फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया, 1509 से 1515 तक अल्फांसो डी अल्बुकर्क, 1529 से लेकर 1538 तक नीनो डा कूना, ठीक है, नीनो डा कूना। तो भैया वास्को डी गामा तुम्हारा आता है कैलिकट में, किंग जोमरीन ने इसको वेलकम किया और ये 3 महीना रुकता है, और किंग जोमरीन ने इसको राइट दे दिए ट्रेड करने की, राइट दे दिए ट्रेड करने की। अब जब तुम्हारा ये डिगामा आता है भारत में, उस टाइम 2 कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। 2 कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। पहली कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल, पहली कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल कि ये जो डिगामा आया था ना, ये ऐसे आया था केप ऑफ गुड होप, मोजाम्बिक, फिर अरेबियन सी से होते हुए। अब उस टाइम तुमको अच्छे से पता है कि ये पूरा एरिया, इवन द सम पार्ट ऑफ अरेबियन सी वाज ऑक्युपाइड बाय ऑटोमन एम्पायर, सम पार्ट ऑफ अरेबियन सी वाज ऑक्युपाइड बाय ऑटोमन एम्पायर। तो जायज सी बात है कि ये जो टर्की वाले थे, ऑटोमन एम्पायर था, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी होगी कि यार तुम भारत क्यों गए, वो भी हमारे कंट्रोल एरिया से, जो एरिया हमने कंट्रोल करके रखा है, तुम उससे पास करके भारत गए कैसे। और फिर ये भारत वालों को भी डांट सकते थे कि यार तुमने एक्सेप्ट कैसे किया, आने कैसे दिया इसको। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, ठीक है। सो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती थी, जो अरेबियन सी, जो टर्क्स ने ऑक्युपाइड करके रखा था, जब उससे ये डिगामा आया था, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, रिलीजियस, पोर्तुगीज और मुस्लिम्स के बीच में वैसे ही नहीं बनती थी, ड्यू टू कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, ड्यू टू कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल। तो एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी बन सकती थी, एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी बन सकती थी, लेकिन ऐसा होता, ऐसा होता। तो वास्को आया कैलिकट, किंग जोमरीन ने इसका वेलकम किया और इसको ट्रेड करने की परमिशन दे दी। इसने सामान इकट्ठा किया, शिप में भर के ले गया, बेचा भी,
और 60 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट कमाया। 60 टाइम्स ज्यादा इसने प्रॉफिट कमाया। इसके बाद ये हुआ कि यार बहुत सारे लोगों का मन किया कि चलो भारत चले, भारत चले, भारत चले, लेकिन मैनुअल वन जो कि किंग थे उस टाइम पुर्तगाल के, उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसे भारत नहीं जाएगा, वहां पर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज है तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट अपॉइंटेड पीपल ही भारत जाकर ट्रेड कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इसी चीज को जारी रखते हुए एल्वराज साहब आते हैं और ये काफी फ्लीट वगैरह लेकर आए थे ज़मोरीन साहब के पास। इनको भी ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। याद रखेंगे एल्वराज ने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी कैलिकट में। एल्वराज ने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी कैलिकट। ठीक है, तो जायज सी बात है यार, जब तुम कहीं दूसरी जगह जाओगे, कहीं विदेश में जाओगे और वहां पर अपनी फैक्ट्री लगाओगे, तो वहां के जो लोकल पीपल्स हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी ना कि यार ये बाहर वाला आके हमारे एरिया में फैक्ट्री क्यों लगा रहा है। अरब वालों को शुरू से ही दिक्कत थी कि यार हमने एक तो डिगामा को आने दिया, तुम फिर यार अरेबियन सी यूज करके चले आए। तो अरब्स वर्सेस लोकल पीपल वर्सेस एल्वराज, अरब्स प्लस में लोकल पीपल वर्सेस एल्वराज। थोड़ा इतनी बड़ी वॉर नहीं होती, लेकिन थोड़ा झगड़ा वगड़ा होता है, मारपीट होती है। तो ज़मोरीन साहब एल्वराज को समझाते हैं कि एल्वराज भैया ऐसा है यार, तुमको ट्रेड करना है तुम ट्रेड करो, लेकिन यहां आके मारपीट मत करो। एल्वराज ने ज़मोरीन से कहा कि वो सब तो ठीक है, तुम इन अरब वालों को समझा लो। ज़मोरीन ने कहा हमारे और अरब वालों के बीच में अच्छे संबंध, हम किसी को समझाने नहीं वाले, हम किसी को समझाने नहीं वाले। एल्वराज गुस्सा होकर भाग गया। उसके बाद याद रखेंगे 1501 में डिगामा वापस आता है। 1501 में वास्को डिगामा वापस आता है। इस बार वो और बड़ी फ्लीट और आर्मी के साथ आया था और इस बार उसने फैक्ट्री स्टैब्लिश करी कैलिकट में, कोचिंग में और कैन्नौर में। सो कोई अगर आपसे ये पूछे कि पोर्तुगीज का ट्रेड सेंटर, मेन ट्रेड सेंटर क्या था इंडिया में, सो कैलिकट, कोचिन एंड कैन्नौर। आई समझ? क्लियर हुआ? उसके बाद जब इतनी ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी और मैनुअल वन जो कि पुर्तगाल के राजा थे, उनको ये आभास हुआ कि नहीं यार, अब हम बार बार जो अरेबियन सी यूज कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। अब हमें क्या करना है कि पुर्तगाल का कोई ऑफिशियल रेसिडेंट या राजदूत या गवर्नर बना के भारत में भेजना है, बिकॉज वहां पर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी हैं, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी हैं। तो इसी चीज को जारी रखते हुए पुर्तगाल का पहला ऑफिशियल रेसिडेंट दैट इज एल्मीडिया, फ्रांसिस्को डी एल्मीडिया भारत आता है। और भारत आते ही इसने देखा कि यार भारत के आसपास इतना जो समुद्र वाला इलाका है ना, और एक तो हमने कैलिकट, कोचिन और कैन्नौर में फैक्ट्री सेटअप कर रखी है, अगर हमें ट्रेड वगैरह को अच्छे से करना है तो हमें इंडियन ओशियन के ऊपर कंट्रोल अपना अच्छा करना हो। जिसको ध्यान में रखते हुए फ्रांसिस्को डी एल्मीडिया ने ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया और ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इसने कार्टेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया कि अगर इंडियन ओशियन के आसपास ट्रेड करना है, हमसे तुम्हें परमिट लेना पड़ेगा, हमसे तुम्हें परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, सो यहां पे 2 पॉइंट याद रखेंगे रिलेटेड टू एल्मीडिया। नाउ एल्बुकर्क केम इन 1509 to 1515. एल्बुकर्क वाज बिट मोर विजनरी देन एल्मीडिया। एल्बुकर्क ने कहा कि यार ऐसा है, खाली इंडियन ओशियन पर कब्जा करने से काम नहीं बनेगा, इंडियन ओशियन पर कंट्रोल करने से काम नहीं बनेगा, हमें मल्टीपल बेसिस बनाने चाहिए। सो एल्बुकर्क वाज वेरी मच विजनरी एंड दैट इज व्हाई ही एस्टैब्लिश्ड मल्टीपल बेसिस, मल्टीपल बेसिस। उसके बाद उसने एक चीज देखा कि यार यहां पर गोवा है, वेट, यहां पर गोवा है, अगर हम किसी तरीके से गोवा को एक्वायर कर लेते हैं, तो यहां से अरेबियन सी की कनेक्टिविटी हमारे लिए आसान हो जाएगी, अरेबियन सी की कनेक्टिविटी हमारे लिए आसान हो जाएगी, अरेबियन सी की कनेक्टिविटी हमारे लिए आसान हो जाएगी। और इन फ्यूचर यहां से कोई अटैक होता है तो हम इस बेस से डायरेक्टली रिटेलिएट कर सकते हैं। सो 1510 में, 1510 में, कहां गया भाई ये, हाँ 1510 में बीजापुर के सुल्तान से एल्बुकर्क ने गोवा कैप्चर कर लिया और गोवा कैप्चर करने के बाद वहां अच्छे अच्छे रोड्स बनाए,
इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया, मल्टीपल क्रॉप्स लगाए लाइक कैश्यू नट्स एक्सेट्रा। तो अगर आपसे ये पूछे कि किसने भारत में न्यू क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया था पुर्तगाल के समय में, तो आप जवाब देंगे एल्बुकर्क। किसने कैश्यू नट्स वगैरह वाला जो भी क्रॉप्स थे, अमेरिकन क्रॉप्स को उसने इंट्रोड्यूस किया या यूरोपियन क्रॉप्स को उसने इंट्रोड्यूस किया। इस्टेब्लिश मल्टीपल बेसिस एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसने सती को एबॉलिश किया था। इसने अपने टाइम सती प्रथा को खत्म किया था। समझ में आ गया? एंड दैट इज व्हाई एल्बुकर्क इज नोन एज एक्चुअल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। आई समझ क्लियर हुआ? गुड। नीनो डा कूना 1529 से 38, इसका पूरा प्लान था कि यार ब्लू वाटर पॉलिसी चल रही है, उधर गोवा हमने कैप्चर कर लिया है, हमने कोचिन कैन्नूर इन सब जगह अपना स्टेब्लिश भी कर लिया फैक्ट्रीज, थोड़ा ईस्टर्न साइड पे भी चलते हैं यार, क्या कहते हो? सही है। तो नीनो डा कूना ने ईस्ट कोस्ट एक्सपेंशन के ऊपर फोकस किया और इसने बेस बनाया हुगली को। बेस बनाया हुगली को। किसे बेस बनाया? हुगली को। ठीक है, हुगली वो तुम्हारा वेस्ट बंगाल वाला कोलकाता वाला इलाका हुगली। और भैया इसने अपना हेडक्वार्टर भी शिफ्ट किया। अब रुको, ये पॉइंट मैं तुमको यहीं पर नोट करा देता हूं। ही शिफ्टेड इज हेडक्वार्टर्स। ये मॉडर्न हिस्ट्री के फेयर वाले नोट्स हैं। वेट, हाँ, नीनो डा कूना ही मूव्ड हिज हेडक्वार्टर्स फ्रॉम कोचिन टू गोवा। ही मूव्ड हिज हेडक्वार्टर्स फ्रॉम कोचिन टू गोवा। इसने एक्सपेंशन पर ध्यान दिया बंगाल साइड में और हुगली को अपना हेडक्वार्टर बनाया। हुगली को अपना हेडक्वार्टर बनाया। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई थी, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, सुंदर सुंदर लिखा ना, ये देख रहे हो? देख रहे हैं आप? क्या आप इसको देख सकते हैं? फेयर नोट्स हैं, लेकिन अब इससे भी ज्यादा फेयर नोट्स कल से मैं लिख कर लाऊंगा, अभी तो मैं रिवाइज ही करवा रहा हूं। ये आ गए गंदे वाले नोट्स। हाँ, सो हेडक्वार्टर शिफ्टेड फ्रॉम कोचिन टू गोवा, प्लीज नोट इट डाउन, फ्रॉम कोचिन टू गोवा। और साथ ही साथ इसने गुजरात के बादशाह बहादुर शाह को इसने मार दिया। ठीक है, इसमें तुम्हें सिर्फ ट्रीटी ऑफ बसेन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो कि 1534 में साइन हुआ, जिसके तहत बसेन पोर्तुगीज को दे दिया गया था। बाद में बहादुर शाह ने उसे वापस मांगा था, नीनो डा कूना ने बुला के मार दिया। नाउ बाय फेवरेबल कंडीशंस फॉर पोर्तुगीज इन इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर वेरी स्मॉल पावर्स इन नॉर्थ। पावर्स ही नहीं दिया नॉर्थ में, जब सिर्फ वही है ना, अंधों में काना राजा। अपनी क्लास में अगर तुम अकेले ही पढ़ रहे हो या तुम सीडीएस एनडीए में अकेले ही बैठ रहे हो, तो जैसी बात है तुम अकेले ही टॉप करोगे यार, और कोई है नहीं तुम्हारे आगे पीछे। सो वही है, स्मॉल पावर्स इन नॉर्थ। पॉइंट नंबर 2, नेवल एडवांटेज। नेवल एडवांटेज वाज वेरी मच प्रोमिनेंट, रीजन बीइंग इन्होंने एक टाइम पर अपनी शिप्स पर कैनॉन्स लगा लिए थे, वो पानी मारने वाली वो जो गन्स वगैरह होती हैं, कैनॉन्स। पॉइंट नंबर 3, इंडिया के शासकों में यूनिटी नहीं थी। दिल्ली गुजरात से लड़ रहा है, नॉर्थ में कुछ और चल रहा है, साउथ में सब अपना ही बिखरे पड़े हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? फेवरेबल कंडीशन फॉर पोर्तुगीज, यूनिटी नहीं है, नेवल एडवांटेज वाज वेरी मच प्रोमिनेंट, स्मॉल पावर्स इन नॉर्थ। पुर्तगाल स्टेट इन इंडिया यदि आप देखेंगे, इनका बैलेंस ऑफ पावर बहुत सही था। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल एक कोई बंदा है जो बहुत ताकतवर है, एक कोई बंदा है जो कमजोर है, ताकतवर वाला कमजोर को दबाएगा। पोर्तुगीज वाले कमजोर वालों को सपोर्ट करते थे और उसको जिता देते, जिसकी वजह से इन्होंने बैलेंस ऑफ पावर इंडिया में बहुत अच्छा क्रिएट किया था। और इतना अच्छा क्रिएट किया कि ये फाइनली गए अंग्रेजों के भी 20-21 साल बाद, दैट इज इन 1961, फाइनली ये गए। एडमिनिस्ट्रेशन, जो सबसे इनका ऊपर वाला हेड होता था, दैट इज वॉइस रॉय। उसके बाद इनके पास होते थे वेडोवर्ड ऑफ एजेंडा, जो रेवेन्यूज वाला पार्ट देखते थे। और इनके पास होते थे कैप्टन, जो इनकी फैक्ट्रीज को किलाबंदी करते थे, उसके अगल बगल बड़ी बड़ी दीवारें बनाती थी, फोर्ट वाले सारे काम देखते थे। रिलीजन में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने थोड़ा सा मुस्लिम रिलीजन को नापसंद करते थे, और इन्होंने क्रिश्चियनिटी को बहुत सही प्रमोट किया था। ठीक है, क्रिश्चियनिटी को इन्होंने अच्छे से प्रमोट किया था। इतना आपको समझ में आ गया?
डिक्लाइन में 3-4 रीजंस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे थे, पायरेसी, कन्वर्जन पॉलिसी, उसके बाद राइज ऑफ मराठास, फिर नॉर्थ इंडिया में आपने देखा कि इजिप्ट प्लस पर्शिया का राइज हो रहा था, और ब्राजील की डिस्कवरी ने पोर्तुगीज का फोकस वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब आ जाते हैं डच के ऊपर। सबसे पहले मुझे बताओ, पुर्तगाल की कहानी में कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत परेशानी? पुर्तगाल की कहानी क्या हर एक बच्चे को कनेक्ट हो गई? हाँ जी भैया। कनेक्ट हो गई? हो गई भाई, आगे बढ़ते। जी प्रीति जी समझ में आ गया? यस सर। नाउ द डच। डच का सबसे पहला जो फोकस था वो फोकस इंडिया था ही नहीं, वो फोकस था मलाय एंड पार्शिपलागो पेनिनसुला, यानी इंडिया के आप देखो तो साउथ ईस्टर्न साइड में। वेट मैप में दिखाता हूं मैं तो। डच का फोकस यहां पर था, साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, इस पूरे इलाके, क्योंकि यहां पर स्पाइसेस बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे। तो डच का जो फोकस था वो पहले से ही कहीं और पे था। डच हम हॉलैंड वालों को बोलते हैं, हॉलैंड वाले एक टाइम पे स्पेन का ही पार्ट हुआ करते थे, बट बाद में वो आजाद हो गए तो उन्हें हमने डच बोला। कार्नेलिस डी आउटमैन पहला व्यक्ति था जो भैया तुम्हारा सुमात्रा पहुंचा। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि इंडिया में यार पोर्तुगीज स्टैब्लिश हो रहे हैं और इंडिया में अपॉर्चुनिटीज और अच्छी हैं ट्रेड करने की, तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लेकर पहुंच गए मछलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश इन 1605। और 1602 में आपको याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, दैट इज ये डच वाले भारत में आए। हुआ क्या, दिक्कत पता है कहां पे हुई? इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑफ द नीदरलैंड्स, एक इंसिडेंट होता है मोयना इंडोनेशिया में, जहां पर इन डच वालों ने 10 अंग्रेजों और 9 जापानीज को ठोक दिया 1623 में। और अल्टीमेटली फिर ये प्रोलॉन्ग वॉर चलती है और एक कॉम्प्रोमाइज होता है 1667 में कि यार डच वाले इंडोनेशिया में रहेंगे फॉर द स्पाइसेस, अंग्रेज रहेंगे इंडिया में। एंड एट लास्ट 1759 में बैटल ऑफ हुगली के तहत कंप्लीटली डचेस को भारत से बाहर कर दिया जाता। समझ में आ गया? बैटल ऑफ हुगली वाला सिस्टम समझ में आ गया एवरीवन? हाँ जी भैया। डच के बारे में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानना था, ठीक है? डच के बारे में इससे ज्यादा आपको कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़े। यार देखो, इनका फोकस था तुम्हारा जावा सुमात्रा वाला आइलैंड, इंडोनेशिया वाला। पहली फैक्ट्री डाली मछलीपट्टनम में। इंसिडेंट याद रखना है मोयना वाला, कि कहां से मामला बिगड़ा है। फाइनली कॉम्प्रोमाइज हो गया आफ्टर दी थर्ड एंग्लो डच वॉर। 1759 में बैटल ऑफ हुगली के तहत पूरी तरीके से खत्म हो गए। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं जानना डच। पुर्तगाल में जान लो और फ्रेंच वाले में जान लो। तो डच वाली कहानी क्लियर है, तो चलते हैं फ्रेंच इंग्लिश की तरफ। फ्रेंच इंग्लिश में मैंने तुमको बताई थी कि इनकी राइवलरी को हम लोग नाम देते हैं एंग्लो फ्रेंच। 3 राइवलरी हुई थी, सेंट थॉमस, आम्बोर एंड वांडी वॉश। नाउ प्रॉब्लम क्या थी कि मद्रास में तुम्हारे बैठे थे अंग्रेज और पौंडीचेरी में तुम्हारे बैठे थे फ्रेंच वाले, और इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में ऑलरेडी वॉर चल रही थी, दैट इज ऑस्ट्रियाज वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है? तो इन्होंने इसी लड़ाई को बोला यार वहां पर तो वॉर चली रही है, यहां पर भी थोड़ा सा हाथ आजमाते हैं। तो इसी लड़ाई को इन्होंने कंटिन्यू करते हुए जो फर्स्ट बैटल तुम्हारी लड़ी गई, दैट इज बैटल ऑफ सेंट थॉमस। बैटल ऑफ सेंट थॉमस हुआ क्या, ये मद्रास पौंडीचेरी का जो ऊपर वाला इलाका था, पूरा कर्नाटका वाला इलाका, इसको हम कहते थे आरकोट। इसके नवाब थे अनवारुद्दीन। बैटल ऑफ सेंट थॉमस में नवाब ऑफ कर्नाटका दैट इज अनवारुद्दीन। अब सुनो, अंग्रेजों की तुम चाल देखो। अंग्रेज कभी भी डायरेक्टली वॉर में नहीं कूद रहे थे, वो सिर्फ सपोर्ट कर रहे थे, वो सिर्फ
सपोर्ट कर रहे थे, यहां पर भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट वाला काम ही किया, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट वाला काम ही किया। नवाब ऑफ कर्नाटका अनवरुद्दीन को सपोर्ट किया और फ्रेंच गवर्नमेंट के साइड से था इनका लीडर डुप्ले। आप मानोगे नहीं, लेकिन 4000 की संख्या थी अनवरुद्दीन के पास और डुप्ले के पास थे 700 लोग। डुप्ले ने 700 लोगों के स्मॉल कंटिंजेंट से 4000 की सेना को हरा दिया। और उसके बाद डुप्ले के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया, उसका एंथुसियाज्म इतना बढ़ गया कि उसने कहा अब थोड़ा सा और पॉलिटिकल डोमिनेशन किया जाए। और इसी एंथुसियाज्म ने जन्म दिया सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर। नाउ पॉलिटिकल डोमिनेशन में आप देखेंगे कि हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद और कर्नाटक, ठीक है। 1748 में निजाम उल मुल्क, जो हैदराबाद के आप कह सकते हो कि फाउंडर भी थे, वो मर गए। कर्नाटका में सदातुल्ला, उसके बाद दोस्त अली। इसके बाद यह था कि यार गद्दी पर कौन बैठेगा, तो हैदराबाद में जब निजाम उल मुल्क की मौत होती है 1748 में, तो दो लोग का नाम आता है, मुजफ्फर जंग एंड नासिर जंग। और कर्नाटका में जब सदातुल्ला, उसके बाद दोस्त अली, जब ये लोग हटते हैं, तो नाम आता है अनवारुद्दीन और चंदा साहिब का। अनवारुद्दीन एंड चंदा साहिब का। अब डुप्ले ने लगाया दिमाग, डुप्ले ने कहा कि थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं। डुप्ले ने सपोर्ट किया मुजफ्फर जंग को हैदराबाद के लिए और चंदा साहिब को कर्नाटका के, और इन तीनों ने मिलकर अनवारुद्दीन को मार दिया इन दी बैटल ऑफ आम्बोर इन 1749। इसके बाद डुप्ले वॉज हैविंग हिज ओन पीपल ऑन द थ्रोन ऑफ हैदराबाद इन कर्नाटका। डुप्ले चाहता तो खुद भी कैप्चर कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यदि वो खुद कैप्चर करता तो मुजफ्फर जंग को लगता यार हमने इतनी मेहनत करी, हमें तो कुछ नहीं मिला, और चंदा साहब को भी यही लगता, चंदा साहब को भी यही लगता, और डुप्ले के दो नए दुश्मन खड़े हो जाते। डुप्ले ये नहीं चाहता था, तो उसने मुजफ्फर जंग को बैठाया हैदराबाद की गद्दी पे और चंदा साहिब को बैठाया कर्नाटका की गद्दी। ठीक है, पॉलिसी ऑफ किंग मेकर डुप्ले साहब ने बहुत अच्छे से फॉलो करी। इतना खुश हुआ चंदा साहिब कि ही गेव 80 विलेजेस इन पौंडीचेरी टू डुप्ले। और मुजफ्फर जंग तो भैया खुशी से पागल हो गया, उसने टाउन ऑफ मौसलीपट्टनम डुप्ले के कंट्रोल में दिया, उस समय 20 लाख रुपए कैश दिया। एंड डुप्ले वॉज पुर्तगाल की फ्रेंच की गवर्नमेंट डुप्ले से इतनी खुश हो गई कि ही वॉज मेड द गवर्नर ऑफ प्रोविंसेस फ्रॉम कृष्णा टू कन्याकुमारी। अब ये सारी कहानी तुम्हारी चल रही है, लेकिन इसी बीच तुम देखो, तुम पहुंच गए हो लगभग ये 1749 1750 वाले टाइम। इसी टाइम भारत में अंग्रेजों के साइड से एक व्यक्ति का उदय हो रहा था, दैट इज राइज ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। राइज ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान से समझेंगे। अंग्रेज आए थे 1600 में, और तुम देखो लगभग 1750, 150 साल के आसपास होने वाला है आफ्टर बैटल ऑफ इंबुर। अंग्रेज शांति से बैठ के सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले पोर्तुगीज को हटाया, फिर डच को हटाया। अब वो इस मौके का वेट कर रहे हैं कि फ्रेंच वाले भी कुछ ना कुछ तो करें, कुछ ना कुछ तो करें। लेकिन फ्रेंच वाले गलती कर नहीं रहे थे। तो रॉबर्ट क्लाइव का राइज हो रहा था, उसने एग्रेसिव पॉलिसी को फॉलो किया एंड फ्रेंच की जो भी शिप्स वगैरह जाती हैं उस पर उसने अटैक करना स्टार्ट किया, और बार बार ब्रिटिशर्स के द्वारा फ्रेंच की हार होने लगी। लास्ट में ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच के बीच में एक नेगोशिएशन हुई कि यार फ्रेंच वालों ने बोला ब्रिटिशर्स हो गए, देखो अंग्रेजों हो गया, अब हमें इतना मत मारो। तो अंग्रेजों ने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, हमें भी कुछ दो। तो नेगोशिएशन इस बात पर हुई कि तुम डुप्ले को हटा दो। डुप्ले को हटा दिया, लेकिन डुप्ले का हटाया जाना फ्रेंच वालों को इतना अंदर से परेशान कर रहा था कि इसने जन्म दे दिया बैटल ऑफ वांडी वॉश को, जिसमें अंग्रेजों के साइड से था आयरे कूट और फ्रेंच के साइड से था काउंडी लेडी। इसमें तुम्हारे फ्रेंच वाले हार जाते हैं, और इस बैटल ऑफ वांडी वॉश के बाद इनका पॉलिटिकल इंफ्लुएंस पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। बैटल ऑफ वांडी वॉश तुम्हारी खत्म होती है ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस से इन 1763।
इन 1763, जिसके तहत ये बोला गया कि पौंडीचेरी पर फ्रेंच वालों का कब्जा था, इनको दे दो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वहां पर ट्रेड कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। और आफ्टर द बैटल ऑफ वांडीवॉश अंग्रेज बन गए सुप्रीम पावर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बिकॉज ना डच बचे हैं, पोर्तुगीज वाले बहुत लिमिटेड इलाकों में, फ्रेंच ऑलरेडी इनसे बहुत हार चुका है। डुप्ले वॉज अ वेरी पावरफुल पर्सन फ्रॉम माइंड, उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। इन्होंने पहली नेगोशिएशन करी कि डुप्ले को हटाओ, और इनको पता था कि अगर हमने डुप्ले को हटवाया तो एकाक बैटल होगी, जिसके लिए अंग्रेज पहले से ही तैयार थे। देख रहे हो तुम? यानी जब ये ट्रेड करने आए थे तभी इनके दिमाग में था कि हमें इस एरिया को धीरे 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 करके कब्जा कर, और उन्होंने 150 साल का पेशेंस रखा सुप्रीम पावर बनने के लिए। दैट इज वाई इन एनी बैटल, वो पढ़ाई की हो, वॉर हो, कुछ भी हो, यू मस्ट हैव पेशेंस। पेशेंस रखो सामने वाले को गलती करने दो, ठीक है? गेम में भी, हॉकी हो क्रिकेट हो, उसमें यही होता है। हॉकी में भी ना, वी यूज टू थिंक लाइक कि यार सामने वाले को गलती करने दो, वो खुद ही मौका देगा, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ खुद को बचा के रखना है, सामने वाले को गलती करने दो, बस जब वो गलती करके मौका दे तुम वो मौका लपक लो, दैट्स इट। नो भाई, वाई ब्रिटिशर्स वोन, तीन चीज है। सबसे पहला, 150 साल में इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया था, तो उनके पास पैसे की कमी थी नहीं। तीसरी चीज, इट वॉज अ प्राइवेट कंपनी, तो इनको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी तो आज तुम्हें इंडिया में कुछ भी करना है, तुम्हें पहले गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ेगा, है ना? मान लो मुझे बासवराज, कौशल, सोलन, रुस्तम, अंकुल, प्रीति, राहुल, सबको स्ट्राइक करना है म्यांमार बॉर्डर पे, तो हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट ये पहले लिखवा लेगी कि अगर आप पकड़े गए तो आप हमारे आदमी नहीं हैं। लेकिन अगर तुम सब मेरी कोई प्राइवेट यूनिट हो तो मुझे परमिशन चाहिए, मैं तो जाऊंगा, मार के आऊंगा, जिसको पकड़ना पकड़ लो। सो प्राइवेट कंपनी होने की वजह से इनको बहुत ज्यादा परमिशन वाला सिस्टम नहीं, ये सफाया करते जा रहे थे। पॉइंट नंबर 3, इनकी नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। इनकी नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, तो उनके पास पैसा भी था, इनके पास रिसोर्सेस भी थे, इनके पास नेवल एडवांटेज भी था। नेवल एडवांटेज है तो जाहिर सी बात है, भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा तुम आराम से कंट्रोल कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी थी, बहुत ज्यादा मल्टीपल चेक पॉइंट्स नहीं थे, बहुत ज्यादा क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इमीडिएट डिसीजंस होते थे। जब तक ये फ्रेंच वाले क्लियरेंस ले रहे हैं, डच वाले क्लियरेंस ले रहे हैं, पौंडीचेरी वाले सोच रहे हैं, पुर्तगाल वाले क्लियरेंस ले रहे हैं, तब तक ये अपना काम करके निकल जाते थे, बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल क्लियरेंस, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कंप्लीट हिस्ट्री मैंने आपको रिवाइज करा दी है, कल से हम इसकी कहानी स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। कल से आपको और साफ सुथरे नोट्स देखने को मिलेंगे। अब मुझे बताओ अगर आपको हिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो। कनेक्ट हो गया सब कुछ? कनेक्ट हो गया सब कुछ? हाँ भैया। आई होप अब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में किसी को दिक्कत नहीं। भैया डाउट, जल्दी। ये जो तीनों एंग्लो फ्रेंच वॉर थे, इन्हीं को ही कर्नाटिक वॉर बोलते हैं? हाँ, एंग्लो कार्नेटिक वॉर, ठीक है? दैट मीन्स क्योंकि ये जो लड़ी जा रही थी ना, ये पूरा तुम्हारा कर्नाटका, मद्रास, पौंडीचेरी वाले इलाके में लड़ी जा रही थी, तो तुम इसको एंग्लो कार्नेटिक भी कह सकते हो। कार्नेटिक मतलब कर्नाटका। ओके, एंड दैट मीन्स आउट ऑफ 3 कर्नाटिक वॉर, 2 of them are won by French, right? हाँ। अच्छा। तीसरे में डुप्ले की वजह से दोनों वॉर जीती गई थी, सैंट थॉमस एंड आम्बोश। डुप्ले को ही तीसरी वॉर में हटाया गया, देख रहे हो तुम? क्योंकि अगर डुप्ले होता तो बैटल ऑफ वांडीवॉश भी फ्रेंच जीतती, बिकॉज डुप्ले की जो प्लानिंग थी, जो स्ट्रैटेजी थी, दैट इज वेरी मच प्रोमिनेंट। उसको पता था हमें कैसे क्या करना, ठीक है? हाँ भाई, किसी को और कोई डाउट?
थोड़ा जल्दी बताइए, किसी को और कोई डाउट? नहीं भैया। नो डाउट्स? भैया मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ, प्लीज चेक इट आउट। क्या भेज रहे हो? हाँ, अभी अभी गूगल किया है मैंने, बस ऐसे ही एक बार देखो। भेजो। In the three Carnatic Wars, means Anglo-French conflicts in India, the French did not win any of them. गलत है। ये उसमें से भेजा ना, एआई वाले में से? Yes, yeah, overview. हाँ, गलत है। और कुछ? यही मतलब कंफ्यूजन था सामने भैया। स्पेक्ट्रम पड़ी है, बिपिन चंद्रा पड़ी है, उससे ज्यादा एआई जानता है? हैं? मैंने तो नहीं पढ़ा था स्पेक्ट्रम वाला, तो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। नहीं, एआई ओवरव्यू मैं कह रहा हूँ भूल जाओ, इतनी घटिया चीज है। तुमको मैं बताता हूँ, क्विज 1 का पेपर था। आईआईटीज में जो क्विज 1 बनते हैं ना, वो खतरनाक लेवल के होते हैं। वो ऐसे छोटे मोटे नॉर्मल पेपर नहीं होते। चलो, जो बच्चे इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह देख रहे हैं, जय हिंद। रिवाइज कर लीजिएगा, ये एक रिवीजन क्लास थी, इसको वापस से रिवाइज कर लेना। कल से फिर और आगे हम बढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। जय हिंद। तो